अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा फ्रॉम फ्रीजिंग वाशिंगटन। आज 23 जनवरी 2026 है, जुमे का दिन है और मैं समझता हूँ कि बिलाशुबा सबसे जो इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, जो मज़े की डेवलपमेंट है, वो है कि स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में, जहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हो रहा था और जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के पीस वोट्स का इफ्तिताह हुआ जुमेरात के दिन, वहाँ शहबाज शरीफ साहब की और जनरल आसिम मुनीर की तो बहुत गुड्डी हो गई, बहुत उनकी वाह-वाह हो गई। जहाँ आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मसलसल अमेरिका के सदर के साथ सरगोशियाँ कर रहे हैं और उसके बाद उँगली उठा के उनसे डोनाल्ड ट्रंप पूछते हैं कि भी मेरा फील्ड मार्शल जो है फेवरेट वो किधर है? और शहबाज शरीफ साहब उँगली उठा के मतलब पॉइंट आउट करके बताते हैं कि वो सामने सीट के ऊपर आपका महबूब जो है फील्ड मार्शल बैठा है। तो जनरल आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ साहब की बहुत वाह-वाह हो गई, बहुत गुड्डी हो गई। आई एम श्योर कि वो बहुत खुश होंगे और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा उसके गुब्बारे जो हैं वो फट रहे होंगे। लेकिन अमेरिका के सदर की बज गई और अमेरिका का जो डिक्लाइन है ग्लोबल स्टेज के ऊपर एज़ अ हाइपर पावर, उसका बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर उसका इफ्तिताह हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी क्या वजूहात है, मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि ये अमेरिका का जो मोमेंट ऑफ डिक्लाइन है, बहुत खौफनाक तरीके से यहाँ पर शुरू हो गया है, अनलेस कि कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन आए जो इसका रिवर्सल कर सके। लेकिन हम बात का आगाज़ पाकिस्तान से करते हैं, फिर इसके ऊपर हम आएँगे। पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि इसी 24 घंटे के अंदर इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो ईमान हाज़िर मज़ारी और उनके हस्बैंड जो हैं हादी चट्ठा को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही खबर ये भी है कि असद तूर साहब भी गुम हो गए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शीरी मज़ारी। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईमान हाज़िर मज़ारी और उनके मियाँ जो हैं हादी चट्ठा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में पनाह ले रखी थी। 2 ढाई दिन से ये मामला चल रहा था, बाहर पुलिस ने मुहासरा किया हुआ था। दोनों मियाँ बीवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं जनाब सरफराज डोगर साहब से भी रुजू करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको कोई घास जो है वो नहीं डाला। फाइनली ये मोमेंट जो उनकी गिरफ्तारी का है, जिसकी वीडियो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने इशू की है ट्विटर के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की गाड़ियां उनका ताकुब कर रही हैं। उसके बाद एक अंडरपास का सीन भी है और डॉक्टर शीरी मज़ारी ये कहती हैं कि वहाँ से दोनों मियाँ बीवी को अलग अलग गाड़ियों में बिठा के अननोन डेस्टिनेशंस की तरफ ले जाया गया। ये मामला उस वक्त डेवलप हुआ जब दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मेरा ख्याल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये कोई सीनियर अहलकार हैं, उनका कहना ये है कि पुलिस से बात हो चुकी थी और एक परमिशन ली गई थी कि ताकि ये जाके अपने आप को प्रेजेंट करें समाज के लिए अफजल मजोका साहब की अदालत पे, जिनके सामने अगस्त 2025 से ये केस चल रहा है और जिसमें ईमान हाज़िर मज़ारी ने अब ये पिटिशन की भी थी जज साहब के सामने कि हमें विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाज़त भी दी जाए और डीजी आईएसपीआर को भी वहाँ पे बुलाया जाए, जिन्होंने जनवरी के शुरू में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ईमान हाज़िर मज़ारी और उनके हस्बैंड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, जिसके बारे में ईमान हाज़िर मज़ारी का ये कहना था कि हमारा केस जो है वो प्रेजुडिस हो गया है, वो मुतासर हुआ है, हम उनको क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब जनाब मेरा ख्याल है आसिम खान साहब जो हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अफसल मजोका साहब का जो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया था, जिसमें इनकी ज़मानत कैंसिल की गई थी, उनको दोबारा ज़मानत मिल गई थी, लेकिन फिर पुलिस का कहना यह था कि उन्होंने एक नई एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली। यूँ ये गिरफ्तारी जो है ये अमल में लाई गई। अब इस गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है, यहाँ पर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सवाल जो है वो उठते हैं। वो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आईएसआई स्ट्रोक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाह रही है, ये क्या अचीव करेंगे? क्या ये खौफ फैलाना चाह रहे हैं मीडिया के अंदर, ये खौफ फैलाना चाह रहे हैं शहरियों में, ये खौफ फैलाना चाह रहे हैं वकला के अंदर, ये खौफ फैलाना चाह रहे हैं इंसानी हकूक़ की तंजीमों के अंदर? उसकी वजह यह है कि ईमान हाज़िर मज़ारी जो हैं वो ऑलरेडी जो इंसानी हकूक़ की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं दुनिया की, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, अक़वाम मुत्तहिदा है, वो उनकी डार्लिंग हैं, वो उनकी हीरोइन हैं और ज़ाहिर है कि वो पहले से ही शोर मचा रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से एमनेस्टी इंटरनेशनल के बड़ी लंबी लंबी प्रेस रिलीज़ और स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है, और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा भी इस पे खप पड़ेगी, तो उनको मैसेज दिया जा रहा है या और अगर जब जब दबाव आएगा तो सवाल ये है कि कितनी देर तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ईमान हाज़िर मज़ारी और उनके हस्बैंड को जेल में रख पाएगी? क्या ये सिर्फ 2-3 दिन के बाद इनकी ज़मानत हो जाएगी या इनको लंबा जो है वो डिसअपीयर कर दिया जाएगा, इनको लंबा डिटेन कर दिया जाएगा ताकि एक मॉरल इम्पैक्ट जो है इनके ऊपर, बाकी वकला पे, मीडिया के ऊपर उसका हो? क्योंकि हमें इसको देखना पड़ेगा कि अगले चंद दिन जो हैं वो इस हवाले से इसका जवाब हासिल करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं सवाल इसलिए रेज़ कर रहा हूँ कि आईएसआई जो है वो बहरहाल एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका अपना एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है और
उनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। हर चीज़ जो वो करते हैं उसमें उनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। और जैसे कहते हैं ना कि शतरंज की खेल के अंदर जो मोहरा होता है, उसे नहीं पता होता कि उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा मतलब है कि मोहरे को नहीं पता कि क्या किया जा रहा है। जिसको भी मोहरे से मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ईमान हाज़िर मज़ारी और हादी चड्ढा जो हैं उनके कोई रिलेशनशिप है आईएसआई के साथ, नहीं। वो रिलेशनशिप होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ की जाती है उसमें से एक मकसद निकालना होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है क्या, ये अगले चंद दिनों में हमारे सामने खुल के सामने आ जाएगी। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसके साथ पिछले 24 घंटे में या 12 घंटे में डॉन अखबार के अंदर, जो पाकिस्तान का बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, उसमें एक स्टोरी ये भी छपी है, ये छपाई गई है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने अपनी ट्रेनिंग के लिए और एक स्पेशल यूनिट वो खड़ा कर रहे हैं, स्वाट, स्पेशल वेपन एंड एंटी टेरर यूनिट, SWAT। उसके लिए पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान से मदद मांगी। और उसके लिए बाकायदा जो इस्लामाबाद के IGP हैं, वो वैसे भी बहुत वफादार हैं फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने एक ख़त लिखा है और वो ख़त जो है वो मीडिया को मिल गया है और वो वाया कमिश्नर इस्लामाबाद और GHQ को भेजा जा रहा है। उसमें रिक्वेस्ट ये की गई है कि एक दो ज़बरदस्त किस्म के जो मेजर हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो भी हमें दिए जाएँ और 18 SSG के कमांडोज हमें दिए जाएँ जो पुलिस एकेडमी में हमारे यूनिट को ट्रेन करेंगे। पेपर्स में इसको देने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान की फ़ौज का हमेशा से पुलिस के साथ एक रिलेशनशिप रहा है और गुज़िश्ता 40-50 बरस में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, दर्जनों दफ़ा पाकिस्तान की पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स को पाकिस्तान की फ़ौज ने, SSG ने उनको ट्रेन किया है। तो इसको इतनी पब्लिसिटी करने की इसकी क्या ज़रूरत थी स्टेज के ऊपर, ये क्लियर नहीं है। अलबत्ता इसको एक डिफरेंट एंगल से भी आप देख सकते हैं। वो डिफरेंट एंगल ये है कि ये पुलिस इस्लामाबाद की, जिसको आप इस किस्म की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, इसका मकसद क्या है? क्योंकि जो काम कर रही है इस्लामाबाद की पुलिस गुज़िश्ता 3 बरस से, वो तो ईमान हाज़िर मज़ारी और हादी चड्ढा की तरह के लोगों को, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बेज़रर, मासूम, निहत्थे लोगों को ही गिरफ्तार कर रही है, उनको मार पीट रही है। यहाँ दहशतगर्दी का वो चैलेंज जो इस वक्त है ही नहीं। दहशतगर्दी का इस्लामाबाद में तो चैलेंज था 2004 और 2007 के दरमियान, और फिर 2007 के बाद जब इस्लामाबाद में लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, जो सानिया हुआ, उसके बाद बेतहाशा दहशतगर्दी हुई। यहाँ पे स्कूलों के ऊपर हमले, कॉलेजेस के ऊपर हमले, डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हमले, हाई कोर्ट्स पे हमले, पुलिस एकेडमीज़ के ऊपर हमले। और उस सारे टाइम पीरियड में इस्लामाबाद की पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ जो पैरामिलिट्रीज़ हैं उसका मुकाबला भी किया, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग भी हासिल कर ली, उस सूरत हाल पे उन्होंने काबू भी पाया। तो ये जो स्पेशल यूनिट है इस स्टेज के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि 200 पुलिस के स्पेशल कमांडोज जो हैं वो ट्रेन किए रहेंगे। उन्होंने करना क्या है? इन्होंने ईमान हाज़िर मज़ारी और हादी चड्ढा और PTI वालों को गिरफ्तार करना है, मीडिया के लोगों को गिरफ्तार करना है, उसके अलावा इनकी क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बहरहाल एक और डेवलपमेंट जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर बहुत कुछ है, वो है जहाँ आप ये देखते हैं कि तीरा वैली से जो एवैक्यूएशन इनखला किया जा रहा था ज़बरदस्ती, अफवाज पाकिस्तान की एक डेडलाइन है 25 जनवरी की, उसके बाद उन्होंने बहुत मारधाड़ वहाँ पे करनी है और जो दहशतगर्द हैं और TTP है उसका उन्होंने कला कमा कर देना है, उनका खात्मा कर देना है। उस एवैक्यूएशन को रोक दिया गया है और उसको रोक दिया इसलिए गया है कि वहाँ पर जो एक बहुत ही शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ठंड है और मज़ीद लोगों को वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। पहले भी जिन लोगों को निकाला गया है उनके बारे में यही खबर है कि मुख्तलिफ सड़कों, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बेचारे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, वहाँ पे वो पड़े हुए। और ऐसी फुटेज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने ट्विटर हैंडल पे इशू की है, जहाँ आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो KP की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो किस तरह से इन मुतासरीन को, जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, जिनको तीरा से निकाला गया है, उनको मुख्तलिफ किस्म की मदद दे रही है क्योंकि वो बेचारे बहुत ख़राब हो रहे हैं। अब इसमें आप ये देखें, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था जब ये लोग बर्फ़ पे बैठे थे। मैंने ट्वीट क्या किया था, मैंने ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया था, कोट ट्वीट जिसको कहते हैं, और मैंने उसमें ये कंट्रास्ट किया था कि लोग यहाँ पे बर्फ़ पे जिस तरह से बैठे हुए हैं तीरा से निकल के, और दूसरी तरफ ऐसे कहते हैं लाहौर के अंदर जो है किस तरह से जश्न मनाए जा रहे हैं, जहाँ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की बेटे की दूसरी शादी हो रही थी जुनैद सफ्दर की। तो उसके ऊपर भी मुझे PTI ने एक नोटिस भेज दिया, यानी कोई चीज़ छोड़नी उन्होंने नहीं है। कोट ट्वीट के ऊपर भी मुझे नोटिस दिया और मुझे ट्विटर की तरफ से एक ईमेल आई है, हर हफ्ते आती है एक ईमेल कि आपके खिलाफ पाकिस्तान जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है PTI, उसने ये कंप्लेन की है और आप इसका लीगल बंदोबस्त कर लें। अच्छा, ये क्यों की जाती है? क्योंकि हर दफ़ा जब आप हर हफ्ते इस किस्म का ट्वीट करते हैं तो फिर ये आप ट्विटर को भी करते हैं, आप यूट्यूब को भी करते हैं। यूट्यूब वाले आपको बताते नहीं हैं, लेकिन उनके पास भी इनकी हर वक्त कंप्लेंट्स आ रही होती हैं और इन्होंने दर्जनों किस्म के कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, फेक, जो सारे के सारे फ़ौज के मुलाजिम हैं, और ये मसलसल आपका वावेला मचाते हैं मेरी तरह के लोगों के ऊपर, जिसके नतीजे में यूट्यूब और ट्विटर हमारे अकाउंट्स को सेंसिटिव, पॉलिटिकली सेंसिटिव करार देते हैं और उसकी रीच, उसकी विजिबिलिटी जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। अब इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तानी वैसे तो ठीक है शोर बहुत मचाते हैं, लेकिन जो असल करने वाली चीज़ है कि वो
हमें कोई अपने कम्युनिटी ग्रुप्स ऐसे बनाने पड़ेंगे और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के पास और वकला को और लीगल लॉ फर्म्स के पास जाके हमें अपना केस जो है वो स्टेट इसके पास ट्विटर के पास और यूट्यूब के पास रखना पड़ेगा। इसमें भी हम कुछ करेंगे। अब डॉन ने 22 जनवरी 2026 को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टोरी निकाली। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर सब दिखाता चला जाऊँ, जिसमें उन्होंने ये बहुत से इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, जो नवंबर 2023 से जिनको तीरा वैली और मुख्तलिफ जगहों से निकाला गया, उनसे डॉन ने बात की। उनमें बहुत से लोगों को नाम के साथ उन्होंने वहाँ पे कोट किया। वो ये कहते हैं कि एक तो 2023 के बाद अभी तक हम वापस नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि हमें 2023 के बाद कहा गया था कि ऑपरेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हम वापस नहीं जा पाए। वो ये सवाल उठाते हैं कि ये जो आर्मी का ऑपरेशन है तीरा के अंदर, इसके असल गोल मकासद क्या हैं? बिकॉज उनका कहना ये है कि जो टेररिस्ट होते हैं टीटीपी के, वो तो जब तक लोग होते हैं किसी इलाके में तो वो वहाँ पे उनसे पनाह लेते हैं, उनके घरों में छुपते हैं या उनसे खाना लेने आते हैं या कुछ और उनको तंग करते हैं इस तरह से। लेकिन जब लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो उसके साथ ही टेररिस्ट, तो बेसिकली गोरिल्लास हैं, उन्होंने अपने आप को लोगों में छुपाया होता है। जब लोग निकलते हैं तो उसके साथ ही टेररिस्ट भी वहाँ से निकल जाते हैं, जिनको आप टेररिस्ट कहें या उनको मिलिटेंट्स कहें या उनको टीटीपी के, वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। और जब फौज अपना काम खत्म कर लेती है तो उसके बाद लोगों के आने से पहले वो लोगों के घरों में आके दोबारा पनाह ले लेते हैं और फौज तो अपना काम करके वहाँ से निकल जाती है। लोगों को बहुत शक है कि असल मकसद इसका क्या है, और वो एग्जाम्पल देते हैं कि बाड़ा में भी जो सेकंड ऑपरेशन हुआ 2022 में, उसमें भी यही हुआ। जब लोग वापस आए तो उनके साथ ही टीटीपी के लोग भी जो है वापस आ गए। बहुत से लोगों को केपी के अंदर, इसका मैं पहले जिक्र सोशल मीडिया पे सुन चुका हूँ, उनको बहुत सा शक है कि ये जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं इसका असल मकसद टीटीपी का कला कमा करना या मारना पीटना उनको नहीं है। इसका असल मकसद ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो स्ट्रेटिजिक जगह हैं, जहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ किसी और किस्म के रिसोर्सेज हैं, कोई कीमती पत्थर पाए जाते हैं, वहाँ पर फौज ने अपनी जगह जमानी है। और जब फौज वहाँ से वापस चली जाती है और जब लोग आते हैं तो बहुत बड़ी ऐसा परसेंटेज होता है इलाकों का जो लोगों को वापस नहीं मिलते। वो हमेशा के लिए वहाँ पे फ़ौज की प्लेसमेंट जो है वो हो जाती है। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसके ऊपर मज़ीद तहकीक और रिसर्च करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, वो हमारी मदद करेंगे इस सूरत हाल को समझने के लिए कि क्या वाकई ऐसा है या सोशल मीडिया के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम जो है लगा रहा है। अब हम आए डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड पे, जहाँ पे आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की जनरल आसिम मुनीर की बहुत गुड्डी हुई है, और जहाँ पर जुमेरात के दिन में 60 कंट्रीज़ को इकट्ठा करना था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन 19 ममालिक जो हैं उन्होंने उसके ऊपर साइन किए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बहुत फ़ख्रिया तरीके से जो है वो पाकिस्तान ने उसका ऐलान किया है। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे सरगोशियाँ करते पाए गए डोनाल्ड ट्रंप के कान में। और फिर अगर आप अशोक स्वैन साहब का ट्वीट जो है उसको सही समझें तो उनसे पूछा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल किधर है, तो शहबाज शरीफ साहब ने उंगली करके बताया कि वो सामने की सफ में वो बैठे हुए हैं। अब जब शहबाज शरीफ जैसे बंदे को आप अमेरिका के सदर के कान में सरगोशियाँ करते आप देखते हैं तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब की तो बहुत गुड्डी हो जाती है, वाह वाह उनकी हो जाती है, वो बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं। लेकिन अमेरिका के सदर की जो डेस्परेशन है उस मोमेंट पे कि वो कितने इस वक्त बेचारे फंसे हुए हैं, उसका भी आपको यहाँ पर ठीक तरह से एहसास होता है कि उनको क्या कुछ करना पड़ रहा है अपने मकासद हासिल करने के लिए। मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तान समेत ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इनका दावा तो यह है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए, बेचारे मजलूम फ़लस्तीनी जो हैं उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन जो जॉर्ज कुशनर जो कि दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने जो एक उसका मैप इशू किया है उस पूरे रिकन्स्ट्रक्शन का जो होनी है गज़ा की पट्टी के ऊपर, वो सारा का सारा एक रियल एस्टेट का डिज़ाइन है, जिससे देख के पता चलता है कि इंतहाई प्राइसी महंगी किस्म की रियल एस्टेट जो है वो समुंदर की जो सी कोस्ट की पट्टी के ऊपर बननी है। और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर दुनिया के अमीर तरीन लोग, मशरक़ वस्ता के हों, यूरोप के हों, उनके लिए जगह होगी, जिनके होटल्स होंगे, कसिनोज होंगे, बड़े महंगे उनके विलास होंगे। वो जो बहुत खूबसूरत पट्टी है जो समुंदर को फेस करती है, उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। इसकी अच्छी बात तो यह है कि जो उन फ़लस्तीनियों के बारे में शक ये था कि इसराइल चाहता है कि उनको सोमालिया या सूडान में निकाल दिया जाए और इस पूरी जगह पे कब्जा कर लिया जाए, उनको यहाँ से निकाला नहीं जा रहा। लेकिन जो चीज़ हो रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि फ़लस्तीनी अपनी ही ज़मीन के ऊपर गज़ा में अब उस फाइनेंशियल इंटरेस्ट के और लोगों के जिन्होंने यहाँ पे आके रहना है, उनके नौकर बन के यहाँ पे वो रहेंगे और उनको सर्व करेंगे। और सारे के सारे फ़लस्तीनी जो हैं वो शूद्रा क्लास के अंदर वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, जिन्होंने इनको सर्व करना होगा। अब आगे चलें थोड़ा सा, इसमें पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया का क्या इंटरेस्ट है। इन तीनों गरीब मुल्कों को, चूँकि बेचारों के अच्छे हालात नहीं हैं, इन्हें पैसे चाहिए, इन्हें फंड्स चाहिए, रिकन्स्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए इनको, और पैसा देना है सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, ओमान के पास तो खुद ज़्यादा पैसे नहीं है, और कतर ने। ठीक, और और पाकिस्तान में ज़ाहिर है इसको कंसर्न बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं
وہ استعمال ہوں گے حماس کے خلاف ان کو غیر مسلح کرنے کے لیے اور حزب اللہ کے خلاف، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ اور میں اسرائیلی اخبار دیکھ رہا ہوں، حارث میں اس کی باقاعدہ میں نے ایک ہیڈ لائن دیکھی بہت ڈیٹیل سے کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ری ایشور کیا ہے، ون سیکنڈ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ حماس کو تو ہم نے نپٹنا ہی ہے لیکن حزب اللہ کو بھی لبنان میں کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت جلدی حزب اللہ کے خلاف ایک آپریشن جو ہے اسرائیل نے شروع کرنا ہے، جو کہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری تھی۔ ایک اور بھی سٹوری چھپی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس میں اسرائیلی اخبار کے اندر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کا میں نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، ڈورز آر اوپن، لیکن اسرائیل کو پورا یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر بھی حملہ کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک ہیڈ لائن ہے حارث کی، اور حارث بڑا ریسپانسبل پیپر۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک لمبی چوڑی اس کے بارے میں پریس ریلیز اور اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، جس میں کہا گیا ہے، اور انگلش میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پیس بورڈز میں پاکستان نے شمولیت اختیار کی ہے، اس کے اوپر کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، اس کو جیسی کیسی بھی اسمبلی تھی ہم مانتے نہیں ہیں، یہ اسمبلی 17 لوگوں کی جیتی ہوئی پارٹی سے بنائی گئی ہے، لیکن اس اسمبلی میں ہی چلیں، اس کے اوپر ڈسکس ہوتی، وائڈر کنسلٹیشن ہوتی، اس پہ ایک ریفرینڈم ہونا چاہیے تھا، کنسلٹیشن کے اندر عمران خان کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ کوئی حل نہیں ہے، اور ہمیں بہت زیادہ شک ہے۔ بہت لمبی چوڑی اسٹیٹمنٹ ہے، بہت اچھی لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن حجت انہوں نے بھی تمام کی ہے، مطلب ایک اپنے سر سے انہوں نے اتاری ہے، بیکاز اسٹیج پہ کچھ اور ہو نہیں سکتا تھا۔ اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ کیوں میں کہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہاں پر بہت زیادہ بڑی ہیومیلیشن، امبیرسمنٹ ہو گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی بڑی کامیابی ہے، عاصم منیر صاحب کی بڑی کامیابی لگ رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بچ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ڈرافٹ ایشو کیا تھا ان کی ٹیم نے، اس میں غزہ کا ذکر نہیں تھا، اس میں ذکر تھا دنیا کا، گلوبل سٹیبلٹی کا، اس میں ذکر ہے دنیا میں امن کا، کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا، اس میں ذکر ہے گورننس کو امپروو کرنے کا۔ اور دنیا کے جو پیپرز ہیں بڑے بڑے، انکلوڈنگ دی گارڈین جو برطانوی اخبار ہے، انہوں نے دیکھا کہ جو اس کا لوگو ایشو کیا گیا ہے اس پیس بورڈ کا، وہ بھی اقوام متحدہ کے لوگوں کی طرح کا ہے، جس سے اس خیال کو اور شک کو مزید تقویت ملتی ہے کہ در حقیقت ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پیس بورڈز کو اقوام متحدہ کی، یونائٹڈ نیشن کی ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ کم از کم 48 گھنٹے پہلے زیادہ دیکھ رہے تھے، لیکن ان 48 گھنٹوں کے اندر ایسی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں کہ ان کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روس، چین، ہندوستان اور یورپ کے جو ممالک ہیں، انہوں نے اس سے دوری جو ہے اختیار کر لی، بیکاز ان کو بہت شک ہے کہ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ پہلے یہ دیکھیں کہ کس کس نے اس کو جوائن کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، یہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ یہ 19 ممالک جنہوں نے اس کو جوائن کیا، یہ کون سے ہیں۔ اس میں سلمان بن حماد الخلیفہ صاحب بحرین کے پرائم منسٹرز کے کورٹ سے آئے ہیں، منسٹر آف پرائم منسٹرز کورٹ ہے۔ آگے میں سب ملکوں کے نام لیتا ہوں۔ پھر اس میں موروکو نے سائن کیا ہے، اس میں ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ ہیویئر ملی جو ہیں، بہت ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے عزیز ہیں، انہوں نے سائن کیا ہے۔ آرمینیا نے اس کو جوائن کیا ہے، آذربائیجان نے جوائن کیا ہے، بلغیریا نے جوائن کیا ہے، وکٹر اوربان جو پرائم منسٹر ہیں ہنگری کے، انہوں نے اس میں سائن کیے ہیں، وہ جوائن کیے، خود موجود ہیں۔ انڈونیشیا نے اسے جوائن کیا ہے، اسے اردن نے، جارڈن نے جوائن کیا ہے، اسے قازقستان نے جوائن کیا ہے، اسے کوسوو نے جوائن کیا ہے، اس میں پاکستان کے شہباز شریف صاحب کا ذکر ہے، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ پیراگوئے نے اسے جوائن کیا ہے، قطر نے اسے جوائن کیا ہے، سعودی عرب کے فارن منسٹر فیصل بن فرحان ال سعود وہاں موجود تھے، انہوں نے اسے جوائن۔ ترکی امپورٹنٹ کنٹری ہے، اس کے منسٹر فارن افیئرز جناب حقان فیدان وہاں پہ تھے، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کے اسپیشل انوائے نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں، اور ازبکستان نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں، اور اس کے اوپر منگولیا نے سائن کیے ہیں۔ اب یہ لسٹ آپ نے ساری سن لی، اب آپ یہ دیکھیں کس نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے اور کس نے اس کو جوائن نہیں کی۔ جس کی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جن کو وہ انوائٹ کیا تھا، اسپیشلی روس کو، چین کو، ہندوستان کو، تینوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ روس کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے، چین نے کوئی جواب ہی نہیں فی الحال دیا، انڈیا کی طرف سے بھی خاموشی۔ اس کے علاوہ کس نے جوائن نہیں کیا؟ برطانیہ نے جوائن نہیں کیا، فرانس نے جوائن نہیں کیا، جرمنی نے جوائن نہیں کیا، اٹلی نے جوائن نہیں کیا، اسپین نے جوائن نہیں کیا۔ ان تمام ممالک کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی منہ ماری ہو رہی ہے، اسپین کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، ان کو بھی بہت سنائی ہے انہوں نے۔ برطانیہ کہہ رہا ہے ہم دیکھیں گے، ابھی ہم غور کر رہے ہیں۔ فرانس نے کھلم کھلا ڈکلائن کر دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فرینچ وائنز کے اوپر 200% میں ڈیوٹی لگاؤں گا اگر فرانس نے جوائن نہ کیا۔ جرمنی کی خاموشی ہے، اٹلی کی خاموشی، یہ میجر کنٹریز ہیں یورپ۔ اب سیکنڈ ٹیئر ممالک کیوں آ جائیں؟ سویڈن نے جوائن نہیں کیا، ریفیوز کر دیا، چپ ہیں۔ ناروے، ڈنمارک، آئس لینڈ، ادھر سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، خاموشی ہے۔ کیوں نہیں انہوں نے سب نے جوائن کیا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے جوائن نہیں کیا کہ ان کو پیس بورڈز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹینشنز، مقاصد اور موٹیویشنز کے اوپر مزید بہت زیادہ ان کو شک ہے کہ پیس بورڈ اصل میں ہے کس چیز کے لیے۔ اگر یہ غزہ کی ریکنسٹرکشن، رینوویشن ان کو اس میں صرف نظر آ رہی ہوتی تو یہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ جوائن کر لیتے، لیکن ان کو شک ہے کہ پیس بورڈز کے مقاصد اقوام متحدہ کے پیرلل ایک اور بلاک یا ایک پاور سسٹم یا ایک فورم بنانے کی یہاں پہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی۔ رزلٹ اس کا کیا نکلا ہے؟
रिजल्ट इसका ये निकला है कि गांव का चौधरी चला था एक नया ऑर्डर खड़ा करने के लिए, और जितने चम्मी चमार और बेचारे यतीम और मजलूम थे जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, वो सारे के सारे जो हैं वो चौधरी साहब के फोरम में, और उनकी जो उन्होंने इकट्ठा किया, अपना एक ब्लॉक उन्होंने बनाने की कोशिश की, उसके अंदर चले गए हैं। और इसका मैं अब आपको एक कंट्रास्ट देता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका कंट्रास्ट 1944 के अंदर जब डम्बल्टन ओक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की क्रिएशन हुई थी बाद में, तो उसमें जो उस वक़्त के अमेरिकन सदर थे, उनका एक विज़न था फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट का, जिसके पीछे कई बरस का काम था लीग ऑफ नेशंस के बाद से यहाँ तक। और उसमें उन्होंने जो विक्टर्स थे, विक्टर्स बुनियादी तौर पे 2 ही थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के। एक विक्टर अमेरिका था जो प्रिंसिपल विक्टर था, उसके साथ दूसरा विक्टर जो है वो सोवियत यूनियन था। तीसरा जो मुल्क था वो बरतानिया था, जो बिल्कुल टूट-फूट चुका था इस जंग में, लेकिन बहरहाल वो भी एक विक्टर था। फ्रांस तबाह हो चुका हुआ था, और चीन जो है उसमें सिविल वॉर हो रही थी। लेकिन फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट ने डम्बल्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने अमेरिका और सोवियत यूनियन के अलावा उसमें उन्होंने बरतानिया और चीन को उसमें उन्होंने शामिल किया। चीन को, और चीन की जो इंक्लूजन थी उस पे उसमें उसमें उसके ऊपर बरतानिया को और सोवियत यूनियन को बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन थी। बरतानिया को ये कहना था कि चीन कभी स्टेबल नहीं हो सकेगा, उसमें सिविल वॉर हो रही है। सोवियत यूनियन को शक था कि चीन को इसलिए लाया जा रहा है कि उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उसकी अहमियत कम की जा रही है। लेकिन एफडीआर जो है, उन्होंने, उनके सामने एक फ्यूचर का विजन था। वो ये समझते थे कि कोई भी फोरम जो दुनिया का बनेगा ग्लोबल, वो उसी वक्त कामयाब होगा और डिलीवर कर सकेगा जितने, जब सारे मेजर पावर सेंटर्स जो हैं वो इसका हिस्सा होंगे। और चीन जो है, जिसमें उस वक्त कम्युनिस्ट के दरमियान में और कोमिंतांग जो नेशनलिस्ट हैं, जो अब ताइवान में बैठे हुए हैं, उनके दरमियान में एक सिविल वॉर हो रही थी। कि उसके बावजूद चीन को शुरू में 1945 में उस कोमिंतांग चीन को भी उसको वीटो पावर दी गई सिक्योरिटी काउंसिल की शक्ल में। फ्रांस जो था वो था नहीं इनिशियली। बरतानिया की इंसिस्टेंस पे, बरतानिया को लगता था कि सोवियत यूनियन को चीन का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा, तो ब्रिटेन ने इंसिस्ट करके फ्रांस को इसमें शामिल किया, और फिर फ्रांस को चीन के बाद वहां पर एक वीटो पावर दी गई। अब ट्रंप का जो पीस बोर्ड है, जिसको उन्होंने सोचा था कि मैं यूनाइटेड नेशन की रिप्लेसमेंट कर सकूंगा, दिस इज डेड ऑन अराइवल। एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट जो है अमेरिकन पावर को यहाँ पे हो गई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को हो गई। और इसके बारे में आप देखेंगे कि अगले 24 और 48 घंटों में बड़ा तेज़ और तुंद किस्म का एनालिसिस जो है वो अमेरिका के अंदर अपेयर होगा, होना शुरू हो चुका है, और मैं आपके सामने रखूंगा। और आने वाले दिनों में ये इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट है कि अभी आप देखेंगे कि आने वाले जो दिन है उसमें ट्रंप की टीम और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो इन तमाम मुल्कों के तरले मिन्नतें कर रहे होंगे, रूस के, चीन के, हिंदुस्तान के और यूरोपियन ममालिक के, और उनको डिफरेंट किस्म की थ्रेट्स दी जाएंगी, ड्यूटीज़ और टेरर्स की, कि आप पीस बोर्ड को ज्वाइन करें, और उनको कोशिश की जाएगी कि वो इसको ज्वाइन करें। जोक जो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ वो ये कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने पहले इंटरेस्ट इसमें शो किया था अपेरेंटली कि मैं पीस बोर्ड को ज्वाइन करूंगा, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके अनइनवाइट कर दिया और कहा तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमने निकाल दिया इसमें से। ये मामला क्या है? अपेरेंटली तो इसलिए हुआ कि मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्यूसडे के दिन यहाँ पर एक स्पीच की थी, जिसमें उन्होंने एक विजन दिया था दुनिया का कि मिडिल पावर्स जो हैं, जो उसमें अमेरिका को उन्होंने नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि कनाडा की तरह की जो मिडिल पावर्स हैं उनको क्या करना होगा। और ये वो विजन है जिसका मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, जिसमें मार्क कार्नी ने कहा था कि यूरोप जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे सकता है, चीन और हिंदुस्तान जो हैं वो एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन और मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हैं, और ब्राज़ील जो है वो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन सोल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। अब उन्होंने ये भी उसमें कहा था कि अगर हम टेबल की सीट पे नहीं होंगे तो फिर हम टेबल का जो मेन्यू है खाने वाला, हम उसमें होंगे नहीं, हमें खाया जाएगा अगर हम सीट के ऊपर नहीं होंगे। ये उनका विजन था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को बड़ा सख्त इसका जवाब दिया, और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि कनाडा जो है वो तो एग्जिस्ट ही करता है बिकॉज ऑफ अमेरिका, तुम कौन होते हैं हमें बात करने वाले। ये हालात हो चुके हैं इस वक्त से, जो कुछ हुआ है स्विट्जरलैंड में। फिर उसका जवाब दिया थर्सडे को मार्क कार्नी ने, और उन्होंने कहा कि कनाडा एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कैनेडियंस। असल मामला क्या है, क्यों ये हुआ है सारा कुछ? ये इसलिए हुआ है कि जब शुरू में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था मार्क कार्नी ने, ये सारी दुनिया को नहीं पता। अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो वहाँ से आपको नहीं पता चलेगा। ये मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी इसकी पढ़ी है, उसमें से पता चला है कि मार्क कार्नी जो है उन्होंने शुरू में जब इंटरेस्ट शो किया कैनेडियंस ने, जब उनको ये पता, क्योंकि हम ज्वाइन करेंगे पीस बोर्ड, जब उनको पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेजर परमानेंट मेंबर्स होंगे पीस बोर्ड के, उनको $1 बिलियन या उससे ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन करनी होगी पीस बोर्ड में, और ये पीस बोर्ड बाद में भी कंटिन्यू करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना होने के बाद भी इसमें कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जब इसको गौर किया गया कि इसमें अमेरिका के सदर के पास वीटो पावर है, किसी और का रोल नहीं है, इसको कंट्रास्ट कर लें यूएन के साथ, तो कैनेडियंस चुप हो चुके थे, कैनेडियंस और ऑलरेडी डिसइंटरेस्टेड। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुज्जत तमाम की, उन्होंने दुनिया को दिखाया मैंने निकाल दिया। असल में कैनेडियंस जो हैं वो डिसइंटरेस्टेड थे और वो इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते थे।
नेट इफेक्ट क्या निकला है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक मोमेंट ऑफ डेक्लाइन जो है, उसकी जो ज़वाल का मोमेंट है, वो बड़ा खुल के यहाँ पे उजागर हो गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। यूनाइटेड स्टेट्स की पावर दुनिया पे इमर्ज किया उसने 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में। वो डॉन था, उससे पहले भी अमेरिका बड़ी ताकत थी, लेकिन 1945 के बाद उसने एक मेजर ग्लोबल पावर की शक्ल में इमर्ज किया। उस वक्त दुनिया का जो कलेक्टिव कंबाइंड जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से 50% से ज़्यादा जो है वो अमेरिका में था। उसकी वो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री भी था, वो मेजर इंपोर्टिंग कंट्री भी था। और उसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था अमेरिका का, वो 50% से खासा ज़्यादा था, 60%, 50-60% के दरमियान था। ना सिर्फ ये, बल्कि अमेरिका के जो गोल्ड रिजर्व्स थे, वो कहते हैं कि 66% से 80% तक दुनिया का जो गोल्ड था, वो सोना जो था वो अमेरिका के पास। अभी क्या सूरत हाल है 2026 में? अभी सूरत हाल है कि नॉमिनल वैल्यूज पे अगर आप जाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो शेयर है ग्लोबल जीडीपी का, वो 26-27%। लेकिन अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर चले जाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो टोटल शेयर है ग्लोबल जीडीपी का, वो सिर्फ 15 से 17% के दरमियान में रहता है। और परचेसिंग पावर पैरिटी में सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त चीन की है, और जो उनकी प्रोडक्शन है, जो फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल है, उसमें वो नंबर 1 पे हैं। अमेरिका दोनों जगहों पे नंबर 2 है। ये वो क्राइसिस है जिसे डोनाल्ड ट्रंप और मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बदलना चाहते हैं। वो रिन्यू करना चाहते हैं अमेरिकन पावर को। वो उस ओरिजिन के ऊपर वापस जाना चाहते हैं जो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था 1945 में। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों में जो कुछ हुआ है डावोस में, स्विट्ज़रलैंड में, उसमें इस विजन को, इस ख्वाब को बड़ा सीरियस सेटबैक मिला है। जितनी बुरी तरह से अमेरिका अपने इत्तेहादियों से आइसोलेट हुआ है इस पीस पोर्ट्स के चक्कर में, वो खुदा की पनाह है। मतलब ये पिछले 80 साल में इतना बड़ा रिवर्सल जो है अमेरिकन पावर को हुआ नहीं किसी ग्लोबल फोरम पे। अब मैं आपको एग्जांपल एक दे के बात ख़त्म कर देता हूँ कि औरंगज़ेब आलमगीर का नाम आपने बहुत सुना है, जो आखिरी बड़े मुग़ल बादशाह या एम्परर थे हिंदुस्तान के। और ज़हन में रखिए कि हिंदुस्तान जो है और ये 17वीं सदी उनका टाइम पीरियड था, 50 बरस, और 1707 में उनकी रहलत हुई। और हिंदुस्तान जो था वो भी एक बड़े सग़ीर था। हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं था खाली, एक बड़े सग़ीर था जिसके अंदर बहुत सी किंगडम्स एग्जिस्ट करती थीं। औरंगज़ेब आलमगीर जो हैं, उनके टाइम पीरियड में 17वीं सदी के दूसरे हिस्से में राइज ऑफ द रेस्ट, जो फरीद ज़करिया ने किताब लिखी थी अमेरिका के हवाले से और दुनिया के हवाले से, हिंदुस्तान की उस पूरी की पूरी जो दुनिया थी उसके अंदर भी साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में राइज ऑफ द रेस्ट हो रहा था। कहीं मराठा थे, कहीं दक्कन की रिपब्लिक थी। औरंगज़ेब जो हैं, उनको ये मोमेंट समझ ही नहीं आया कि जो राइज ऑफ द रेस्ट है उनके साथ एकोमोडेशन करनी होगी, और मुगलिया सल्तनत को अगर आगे कंटिन्यू करना है, या हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है हमारा, तो उसमें हमें ट्रांजिशनल मोमेंट आ गया। इसलिए कि वो डिस्कनेक्टेड थे दुनिया की रियलिटी से। मुगलों को कुछ भी नहीं पता था कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, किसी और जगह के ऊपर क्या हो रहा है। और वो उस मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन के अंदर जो नेसेसरी डिसीजन मेकिंग करनी थी, वो औरंगज़ेब ना कर सके, जिसका नतीजा ये निकला कि 1707 में जब उनकी आंखें बंद हुई तो 10 साल के अंदर अंदर दिल्ली के ऊपर मराठों को फतह हो गई, वो दाखिल हो गए, उन्होंने फतह कर लिया दिल्ली और मुगलिया हुकूमत। उसके बाद वो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री वो ख़त्म हो गई। अमेरिका का भी जो मोमेंट ऑफ डिक्लाइन यहाँ पे बहुत सीरियस तरीके से विजिबल हो गया है। अब अनलेस कि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी आती है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो दुनिया को एंगेज कर सके और अपने जो सारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है इसको दोबारा बिल्डअप कर सके। अदरवाइज़ ये बहुत ख़तरनाक मोमेंट हुआ है अमेरिका के लिए। अब इतना ही, फिर मुलाकात होती है।